हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं जेआईबी के पेपर नंबर वन की वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो पेपर वन है दोस्तों, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। तो इसके लिए हम लोग अब थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान लगाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इस पेपर में टोटल 4 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, उसके बाद मॉड्यूल सी है दोस्तों, और मॉड्यूल डी है। तो हम लोग इस पे ध्यान देंगे और जल्दी से जल्दी इस पेपर को ख़त्म करेंगे। तो आज हम लोग दोस्तों मॉड्यूल ए के यूनिट 1 को करेंगे दोस्तों, और देखेंगे कि इसमें क्या है। यूनिट 1 है दोस्तों, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, कि जो इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम है वो किस ढंग से काम कर रहा है और उसके क्या क्या कंटेंट्स हैं और कैसे आगे बढ़ता है। ठीक है दोस्तों। तो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज ए फाइनेंशियल सिस्टम। ए फाइनेंशियल सिस्टम मीन्स द स्ट्रक्चर दैट इज अवेलेबल is an economy to mobilize the capital from various surplus sector of the economy and allocate and distribute the same to the various needy sector। ठीक है दोस्तों, इसका मीनिंग हुआ द फाइनेंशियल सिस्टम मीन्स, फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे इकोनॉमी को, आपके इकोनॉमी को किस ढंग से मोबिलाइज़ करना है, किस सेक्टर में पैसे ज़्यादा हैं वहाँ से कलेक्ट करना है, और किस सरप्लस मतलब ज़्यादा है जहाँ, और किस सेक्टर में इकोनॉमी की ज़रूरत है वहाँ पे अलोकेट करना है, वहाँ पे देना है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है दोस्तों। तो इसी को करने के लिए एक सिस्टम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होंगी, इसीलिए इसको फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। ठीक है। द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट, देखें, द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन इज फैसिलिटेटेड बाई एक्टिव रोल प्लेड बाई द फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है दोस्तों। जो आपकी सेविंग है उसी से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है सेविंग के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो आपका कंजप्शन है, कंजप्शन कब होता है दोस्तों, कंजप्शन तब होता है जब आपके पास पैसे आते हैं, तभी तो आप उसको कंज्यूम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक सिस्टम के थ्रू की जाती हैं, उसी को हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। सिस्टम में क्या होता है, एक गाइडलाइंस होती है, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है, उसी के साथ ये सारी चीज़ें की जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इज एडेड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट सूटिंग द इंडिविजुअल नीड्स एंड डिमांड ऑफ द बोथ इन्वेस्टर एंड स्पेंडर। तो ये फाइनेंशियल एसेट, ठीक है दोस्तों, इसमें किसका किसका काम है, इसमें दोनों का। ठीक है। डिमांड्स ऑफ द बोथ, जो इन्वेस्टर है उसके पास भी एक्सेस मनी है, एसेट है उसके पास, वो इन्वेस्ट करना चाहता है। स्पेंडर्स, और जो खर्च करने वाले हैं उनके पास भी पैसे हैं और खर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है। द ऑफरिंग ऑफ दीज ड्राइवर्स टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एसेट इज सपोर्टेड बाई रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। ठीक है। अब इसको करने के लिए बीच में कुछ इंटरमीडिएरी की भी ज़रूरत पड़ती है, who mediate between these two segment of investor and spenders। और इनके बीच में जो काम कर रहे हैं उन्हीं को इंटरमीडिएट बोलते हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडियरीज आर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स। द प्लेस वेयर दीज एक्टिविटीज टेक प्लेस कुड बी टेकन टू कनोट द फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें जो इंटरमीडियरी हैं कहाँ होता है, उसको हम लोग फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं, जहाँ पे चीज़ें हैपेंस होती हैं। अब इसमें रिप्रेजेंट देख रहे हैं, एक डायग्राम के थ्रू किया गया है कि फाइनेंशियल मार्केट किस किस चीज़ों से होकर बना होता है। ठीक है। तो देखें, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है डेप्थ मार्केट, एक होता है फॉरेक्स मार्केट, और एक होता है कैपिटल मार्केट। ठीक है दोस्तों। अब मनी मार्केट में क्या होता है, ये ज़्यादातर बैंकों के लिए काम करता है। इसमें कॉल मनी, नोटिस मनी, ट्रेजरी बिल, सीडी, सीपी, रेपो एंड कमर्शियल बिल, ये सारे
चीज़ें बैंक आपस में खरीदते हैं और बेचते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों डेप्थ मार्केट। डेप्थ मार्केट ये गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं, सिक्योरिटी है, उनको ख़रीदा और बेचा जाता है। फॉरेक्स मार्केट है दोस्तों। फॉरेक्स मार्केट में जो आपके ये म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, इसमें पैसा जो है इन्वेस्ट करना और उससे जो अर्न होता है उसको फॉरेक्स मार्केट में देखा जाता है। कैपिटल मार्केट क्या है दोस्तों? कैपिटल मार्केट भी एक तरह का मार्केट है दोस्तों, और इसमें आपको ज़्यादातर इंश्योरेंस वगैरह की चीज़ें देखी जाती हैं। अब आता है द फाइनेंशियल सिस्टम कंप्राइजेज अ मिक्सचर ऑफ इंटरमीडिएरी मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है दोस्तों। अब देखिए फाइनेंशियल सिस्टम किस किस चीज़ को लेके बना होता है, तो बता रहे हैं मिक्सचर ऑफ इंटरमीडियरीज, मतलब जो बीच में काम कर रहे हैं, जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीज़ें, और मार्केट, और ये कहाँ होगा? तो ये मार्केट में होगा। एंड इंस्ट्रूमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, और जब रिलेटेड होंगी तभी एक दूसरे से काम आएंगी। इट प्रोवाइड्स अ सिस्टम बाय विच सेविंग आर ट्रांसफर्ड इनटू इन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्तों। और ये सारे मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, और वो सिस्टम क्या करता है, जो आपकी सेविंग है, हमारी सेविंग है, उसको चेंज कर देते हैं किस में? इन्वेस्टमेंट में। ठीक है। तो सेविंग ट्रांसफर इनटू इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा? ये जो आपके फाइनेंशियल सिस्टम के एलिमेंट्स हैं, ये सारे लोग हेल्प करते हैं। टू सिंप्लीफाई द ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम कैन बी प्रेजेंटेड डायग्रामिकली एज शोन इज फिगर 1.2। तो 1.2 आगे है दोस्तों, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं रोल एंड फंक्शन इन ब्रीफ द सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी। ये सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी कौन सा है दोस्तों? ये है आरबीआई। आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है, और ये इसका क्या रोल है बैंकिंग सेक्टर में, या आम आदमी के लिए भी ये क्या रोल प्ले कर रहा है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। द सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी, जिसको कि हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, हैज़ टू डिस्टिंक्ट रोल। ठीक है दोस्तों। ये आरबीआई जो है, इसके दो रोल हैं। पहला है मॉनिटरी कंट्रोल, जो मॉनिटरी कंट्रोल है उसको कंट्रोलिंग करता है, इंक्लूडिंग कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड बैंक सुपरविज़न। और दूसरा क्या है दोस्तों? बैंक का सुपरविज़न करता है। जो इंडिया में जितने बैंक हैं उन सब का सुपरविज़न भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। कब कौन से रूल चेंज करने हैं, कौन से रूल फॉलो करने हैं, ये सारी चीज़ें आरबीआई डिसाइड करता है इंडियन बैंक के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे फॉरेन बैंक हो। ठीक है दोस्तों। ऑल मेजर्स सेंट्रल बैंक्स ऑफ अदर कंट्रीज टू look after these to function and carry the changes of ensuring that overall financial health of bank is not impaired। ठीक है दोस्तों। और यही चीज़ जो फॉरेन में है, फॉरेन के जो सेंट्रल बैंक हैं, वो भी सेम चीज़ें फॉलो करते हैं। दिस इज इंश्योर्ड थ्रू ऑफ साइड एंड ऑन साइड सर्वाइलेंस ऑफ द बैंक। और ये कैसे इंश्योर किया जाता है दोस्तों? ऑफ साइड एंड ऑन साइड दोनों तरह से इसकी मॉनिटरिंग होती है, और उसके आधार पर बैंक के हेल्थ को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। मॉनेटरी कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो मैकेनिज्म एंड बैंक रेपो रेट्स। ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आया है कई बार। जो मॉनेटरी कंट्रोल है किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? इसमें होता है CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, एंड बैंक एंड रेपो रेट, बैंक रेट एंड रेपो रेट। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार आया दोस्तों। तो चार चीज़ें होंगी, कौन कौन सी? एक CRR, दूसरा SLR, तीसरा बैंक रेट, चौथा रेपो रेट। इनके द्वारा जो है मॉनेटरी कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा। द मेन इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल टू सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल प्राइम रेट ऑफ द लैंडिंग बैंक। प्राइम रेट क्या होता है दोस्तों? प्राइम रेट जो है आरबीआई डिसाइड करता है सभी बैंकों के लिए, मतलब उसके नीचे आप जो है लैंडिंग नहीं कर सकते। जो भी रेट देगा, मान लो 6% दे दिया, उसके नीचे आप उसको लैंडिंग नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों। सेंट्रल बैंक, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि आप अपना कोई भी रेट लगा लेंगे, आरबीआई गाइड करता रहता है। जैसे आपका पर्सनल लोन है, तो ऐसा नहीं पर्सनल लोन पे आप 50% ब्याज चार्ज करेंगे। एक मार्केट का जो ट्रेंड बना है उससे थोड़ा बहुत आप कम और ज़्यादा ले सकते हैं,
नहीं तो इतना कंपटीशन है कि आपके पास और कस्टमर नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इन सारी चीज़ों को देख के आपका इंटरेस्ट रेट डिवाइड होता है। द सेंट्रल बैंक डू एक्ट एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये सेंट्रल बैंक है, ये क्या करता है, ये लेंडर है किसके लिए, बैंक के लिए। बैंक को भी तो पैसे की ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि हमेशा तो उनके पास लिक्विडिटी रहेगी नहीं। तो जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं, लिक्विडिटी उनके पास कम रहता है, तो और कस्टमर ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए ये लोग आरबीआई से रिवर्स रेपो और रेपो के तहत पैसे उधार लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग एन इफिशियंट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। और क्या करता है आरबीआई जो है, इंश्योरिंग एन इफिशियंट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, एक इफिशियंट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को भी आरबीआई मॉनिटर करता है। आरबीआई इज़ द बैंकर बैंक। ठीक है दोस्तों, अभी क्या देखें, ये लैंडिंग के लिए लास्ट रिसोर्ट था और पेमेंट सेटलमेंट के लिए भी ध्यान दे रहा था। और आरबीआई क्या है, बैंकर्स बैंक। जो बैंकर्स हैं जैसे बीओबी, एसबीआई, यूबीआई, आईसीआई, इन सब का जो बैंकर है कौन है, जैसे हमारा आपका आम आदमी का बैंक तो पर्टिकुलर बैंक हो गया, जैसे यूनियन बैंक में हमारा खाता है तो हमारा बैंक हो गया यूनियन बैंक। लेकिन यूनियन बैंक का बैंक कौन है, तो यूनियन बैंक का बैंक होगा आरबीआई। अगर यूनियन बैंक को फंड की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, या उनके पास एक्सेस पैसे हैं तो कहाँ रखेंगे, आरबीआई के पास। तो ये आरबीआई जो है बैंकर्स का बैंक कहलाता है। ठीक है, सो दे सुपरवाइज ऑल इंडियन बैंक्स, इसीलिए आरबीआई जो है सभी इंडियन बैंक को भी सुपरवाइज करते हैं। केवल इंडियन बैंक बोले दोस्तों तो इंडिया में कार्य करने वाले जितने भी बैंक हैं उन सबके सुपरविज़न करना पड़ता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई कैन सुपरवाइज बैंक्स बाय यूजिंग आरबीआई एक्ट। ठीक है दोस्तों, अब किस तरह से ये सुपरवाइज करता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करके। तो इसके तहत आरबीआई ने एक आरबीआई एक्ट बनाया है और इस आरबीआई एक्ट को सारे बैंक को फॉलो करने पड़ते हैं। एंड फर्दर इशूइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, एक आरबीआई एक्ट बना हुआ है और बीच बीच में ये गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशन सर्कुलर के माध्यम से निकालता रहता है, जिसको सारे बैंक फॉलो करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ आरबीआई है सेटअप डिपार्टमेंट कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। और इसी के तहत आरबीआई ने एक डिपार्टमेंट सेटअप किया है दोस्तों, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। और इसी सुपरविजन डिपार्टमेंट का ही काम है कि जो सभी बैंक हैं इंडिया में उनके ऊपर सुपरविजन करना, टू कंट्रोल द कमर्शियल बैंक। ठीक है दोस्तों, अभी समझ गए आरबीआई का क्या क्या काम है। एक तो गवर्नमेंट का बैंक है, दूसरा लास्ट रिसोर्ट है लैंडिंग का, तीसरा बैंकर्स का बैंक है, चौथा इफिशिएंट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का ध्यान दे रहा है। ठीक है दोस्तों, पांचवा सुपरविजन करता है सभी इंडियन बैंक को, किसके द्वारा, आरबीआई एक्ट ला के और टाइम टाइम पे रूल्स एंड रेगुलेशन इशू करके। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें सेंट्रल बैंक के काम हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा दोस्तों इसमें एक ये जो समरी दिया गया है इस पर ध्यान दे देते हैं। देखें, फाइनेंशियल सिस्टम, उसके बाद सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटर्स है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इनका मेन काम है मॉनेटरी कंट्रोल, सुपरविजन ओवर कमर्शियल, एनबीएफसीज, प्राइमरी डीलर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोऑपरेटिव बैंक, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट, बैंकर टू गवर्नमेंट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट टू बैंक, रेगुलेटिंग मनी मार्केट थ्रू मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट एंड रेपो रेट, एमएसएफ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फर्स्ट ये है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, और किसी भी फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे आरबीआई का मॉनेटरी कंट्रोल किसके द्वारा करता है, लिखा रहेगा सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट एंड एमएसएफ। ठीक है, उसमें से एक दो नहीं दिया रहेगा और आप उसी को टिक मार देंगे तो गलत हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पर ध्यान देना चाहिए, ये आरबीआई के ड्यूटीज़ हैं, आरबीआई की ड्यूटीज़ है। ठीक है दोस्तों, अब आता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या काम हो रहा है, इक्विटी मार्केट है एंड डेब्ट मार्केट, सुपरविजन एंड कंट्रोल करता है, सुपरविजन ओवर स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर, इक्विटी एंड डेब्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, कस्टोडियन का भी काम करता है,
डिपॉजिटरी म्यूचुअल फंड। ठीक है दोस्तों, ये सारा चीज़ें काम है। और इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटर, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग रूल्स रेगुलेशन एंड रनिंग इंश्योरेंस बिजनेस, जिसे इरडा का हम लोग नाम दिए हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद सुपरवाइजिंग ऑल इंश्योरेंस कंपनीज बोथ इन जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, रेगुलेटिंग प्राइसिंग इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस एंड पेंशन रेगुलेटरी के अंदर आता है। तो अभी तक हमने देख लिया आरबीआई की क्या ड्यूटी है दोस्तों, क्या क्या करता है आरबीआई, और इंश्योरेंस पेंशन रेगुलेटर्स एंड कैपिटल मार्केट रेगुलेटर अथॉरिटी का क्या काम है। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? कमर्शियल बैंक इंक्लूड पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक। कमर्शियल बैंक में कौन कौन से हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक एंड ओल्ड एंड न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है दोस्तों, ये सारे बैंक मिला के कमर्शियल बैंक बनते हैं। अभी आप इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक में आरआरबीज को भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ नहीं दिया लेकिन आप उसको ले सकते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, इनका मेन काम क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट इज द मेन एरिया ऑफ द एक्टिविटी। ये इनका मेन काम होता है किसका? कमर्शियल बैंक का। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज आर अलाउड टू रेज डिपॉजिट। ठीक है दोस्तों, ये लोग डिपॉजिट को रेज कर सकते हैं फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से ये लोग डिपॉजिट लेते हैं, एंड लेंड थ्रू वेरियस इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग लीजिंग, हायरिंग, परचेज एंड बिल डिस्काउंटिंग। ठीक है दोस्तों, ये लोग पब्लिक से पैसे लेते हैं और उसको करते क्या हैं, जैसे अब ऐसे तो है नहीं कि सारे लोग ऐसे ये पैसे मांगे दे देंगे, किसी न किसी इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर की तरफ ये लोग जाते हैं और एनबीएफसी ये हायर करता है, जैसे बिल डिस्काउंटिंग हो गया, परचेज हो गया, लीजिंग हो गया, और इसमें देते हैं। दीज आर लाइसेंस्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी। और ये जो एनबीएफसीज हैं ये किसके द्वारा लाइसेंस्ड होती हैं? ये सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई इनको लाइसेंस देता है। ये नहीं कि कोई भी आएगा और ये सब काम शुरू कर देगा। इसके लिए क्या होगा, इनको बाकायदा आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ये काम कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक प्रेस्क्राइब दैट नो एनबीएफसीज कैन ऑपरेट विदाउट वैलिड लाइसेंस फ्रॉम इट। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल बैंक की यह भी काम है, कोई भी ऐसी कंपनी जो एनबीएफसीज है बिना प्रॉपर लाइसेंस के ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो इलीगल हो जाता है। तो हम आगे देखते हैं। अब आते हैं दोस्तों प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स का प्राइमरी डीलर आल्सो नोन एज पीडीज। ठीक है, डील्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है दोस्तों, इसको खरीदने बेचने का काम प्राइमरी डीलर्स करते हैं। एंड डील इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है दोनों जगह ये काम करते हैं। देयर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रोवाइड मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। दस पीडीज आर एक्टिंग एज ए मार्केट मेकर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है दोस्तों, ये पीडीज क्या हैं? ये जो है मार्केट मेकर का काम करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें कुछ है नहीं दोस्तों, एक बार आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे तो हो जाता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, छोटा छोटा इसका परिचय दिया गया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? एन इस्टेब्लिशमेंट दैट फोकस ऑन डीलिंग विथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, जो भी इस्टेब्लिशमेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में डील करता है उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, सच एज इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड डिपॉजिट्स। Financial institutions are development financial institutions which provide long-term fund for industries and agriculture. इनका काम क्या है? ये लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए? कंपनीज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस आर अंडर ऑफ साइट एंड ऑन साइट सर्वेलेंस। अब इनके ऊपर कंट्रोल कौन करता है दोस्तों? ये सेंट्रल बैंकिंग मतलब आरबीआई जो है इनके ऊपर कंट्रोल भी करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेज देयर रिसोर्सेज थ्रू लॉन्ग टर्म बॉन्ड। अब इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे दोस्तों? ये लोग लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू करते हैं फ्रॉम फाइनेंशियल सिस्टम एंड बारो फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड इशू करके दोस्तों पैसे इकट्ठे करते हैं और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उधर से वो लोग उधार भी लेके इनका रिसोर्सेज का प्रबंध करते हैं। ठीक है दोस्तों, कोऑपरेटिव बैंक क्या है? कोऑपरेटिव बैंक इनिशियली सेटअप टू सप्लेंट इंडिजीनियस सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, ये लोग ज़्यादातर रूरल क्रेडिट का ध्यान देते थे क्योंकि रूरल एरिया में सभी लोग जाना नहीं चाहते थे, इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक का फंक्शन आया। ठीक है दोस्तों,
Particularly, money lenders today they mostly serve the need of agriculture and allied activities, rural-based industries, and to a lesser extent, trade and industry in urban centers. These are allowed to raise deposit and give advances from and to the public। ठीक है दोस्तों, तीन ये कहाँ से अपना फंड का रेज करते हैं? ये नॉर्मल पब्लिक से फंड को रेज करते हैं और फिर इनको इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? एडवांस के रूप में पब्लिक को ये लोग फंड को देते हैं। ठीक है दोस्तों, लोन के फॉर्म में। और इसको कई तरह से डिवाइड किया गया है, जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आर कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड आरबीआई। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसको कंट्रोलिंग होता है स्टेट गवर्नमेंट एंड आरबीआई के द्वारा। एंड अदर कोऑपरेटिव बैंक्स आर कंट्रोल बाय नेशनल बैंक एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल नबार्ड। नबार्ड के द्वारा जो अर्बन है ये स्टेट एंड आरबीआई के द्वारा, और सारे जो कोऑपरेटिव बैंक हैं उसको नबार्ड के द्वारा कंट्रोलिंग की जाती है। द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक दोस्तों, यहाँ देखें स्टेट गवर्नमेंट एंड आरबीआई कौन से? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। और जो सारे बैंक हैं कोऑपरेटिव बैंक उनको कौन कंट्रोल करता है? नाबार्ड और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, जैसे आरआरबीज हो गए, इनको भी स्टेट गवर्नमेंट और नाबार्ड के द्वारा कंट्रोलिंग की जाती है। एक्सेप्ट फॉर सर्टेन एग्जेप्शन इन पेइंग अ हायर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज सिमिलर टू द अदर बैंक। ठीक है दोस्तों, क्या? एक्सेप्ट फॉर सर्टेन एग्जेप्शन इन पेइंग हायर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ठीक है दोस्तों, इसको छोड़ के वो सारे काम जैसे और बैंक करते हैं उसी ढंग से करते हैं। अब पेमेंट एंड सेटलमेंट, एन इफिशिएंट इफेक्टिव पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इज नेसेसरी कंडीशन फॉर स्मूथ फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। इसकी बहुत आवश्यकता है और ये अच्छे से काम करे। ठीक है दोस्तों, तभी फाइनेंशियल सिस्टम अच्छे से काम कर पाएगा। द मेंटेनेंस ऑफ क्लियरिंग हाउस एट वेरियस सेंटर, creation of currency holding chest in different geographical area, and creation of mechanism for electronic transfer of fund और अदर एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय सेंट्रल बैंक। ठीक है दोस्तों, ये जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है ऐसा तो है नहीं एक ही जगह फंड रखा रहेगा तो आपका फाइनेंशियल सिस्टम अच्छे से चलेगा। इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कलेक्शन करना है, स्टोरेज करना है, तो इसके लिए भी सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों, और ये पेमेंट एंड सेटलमेंट के थ्रू इसका ध्यान रखता है। मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेप्थ, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक मैनेज द इशू एंड सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट डेप्थ। ठीक है, कोई भी सेंट्रल बैंक हो किसी भी देश का, वो ज़्यादातर क्या जो गवर्नमेंट के सर्विसेज हैं और जो गवर्नमेंट के डेप्ट हैं उनको मैनेज करता है। दिस इन्वॉल्व्स प्राइस डिस्कवरी वैल्यूम टू बी रेट टेनर ऑफ डेप्ट एंड मैचिंग इट विद द ओवरऑल कैश मैनेजमेंट ऑफ द डेप्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसका काम भी आपका आरबीआई के। बैंकर्स टू गवर्नमेंट, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक maintain account and deposits of government and carry out their cash management through the issue of bond and treasury bill। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग पहले भी देखे ना कि बॉन्ड एंड ट्रेजरी बिल आरबीआई का एक सेक्शन यूज करता है और इसको गवर्नमेंट का बैंक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट टू बैंक। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लिक्विडिटी सपोर्ट ऑन टेम्परेरी बेसिस थ्रू द फैसिलिटी ऑफ रिपर्चेज ऑफ रेपो ऑफ सिक्योरिटी टू बैंक मीट देयर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, शॉर्ट टर्म अगर बैंकों के पास लिक्विडिटी कमी हो जाएगी तो कस्टमर को कैसे पैसे देंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए ये लोग आरबीआई से उधार ले लेते हैं। कैश रिजर्व रेशियो एज पर द सेक्शन 42 ऑफ 1 ऑफ आरबीआई एक्ट। ठीक दोस्तों, 1934 कैश रिजर्व रेशियो इज द अमाउंट ऑफ फंड दैट ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद आरबीआई। ठीक है, ये जो CRR है दोस्तों, कैश रिजर्व रेशियो, ये डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जो है बैंक जो है आरबीआई के साथ मेंटेन करते हैं। कैश रिजर्व रेशियो इज द मैंडेटरी डिपॉजिट टू बी हेल्ड बाय बैंक विद सेंट्रल बैंक। ठीक है दोस्तों, ये मैंडेटरी डिपॉजिट होती है। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, वो जो हमने पहले डिस्कस किया दोस्तों, कुछ परसेंट जो नेट डिमांड NDTL का परसेंटेज जो डिसाइड रहेगा वो आरबीआई के साथ डिपॉजिट करेंगे। CRR इनेबल सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल लिक्विडिटी इन द सिस्टम। इसके द्वारा क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक है दोस्तों ये लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है कि एक्सेस मनी है या शॉर्टेज ऑफ मनी है, उस हिसाब से CRR का रेट घटाता और बढ़ाता है, जिससे हमारे सिस्टम में लिक्विडिटी की कितनी ज़रूरत है उसको मेंटेन किया जा सकता है। एंड देयर बाई कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन ऑफ द बैंक लेंडिंग। द इंक्रीज और डिक्रीज कैन बी अफेक्ट, देखें हमने पहले डिस्कस किया, इंक्रीज और डिक्रीज कैन बी अफेक्टेड बाई सेंट्रल बैंक टू पंप इन, देखें पंप इन आर शॉक
मतलब कि फाइनेंशियल सिस्टम में पैसे डालना है या शो करना है या वापस ले लेना है इन द बैंकिंग सिस्टम। ये किसके द्वारा करता है? CRR के द्वारा। जैसे CRR बढ़ा देगा तो क्या होगा? बैंकों को ज़्यादा मनी RBI के पास रखना पड़ेगा, उससे क्या होगा? मार्केट से पैसे कम हो जाएंगे। और जब मार्केट में लिक्विडिटी कम रहती है तो RBI क्या करता है? CRR रेट घटा देता है, जिससे बैंक के पास और ज़्यादा एक्सेस पैसे अवेलेबल होते हैं लैंडिंग के लिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसमें क्या है? SLR इज प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, CRR भी कुछ परसेंटेज होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का, और SLR भी होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ परसेंटेज। अब बैंक इसको दोस्तों प्रेजेंट में कितना है ये सब आप लोग गूगल से भी सर्च मार के देख सकते हैं। ये बाई मंथली मॉनिटरिंग करता है RBI, और समीक्षा के आधार पर इसका रेट निकालता है क्वार्टरली बेसिस पे। अब बैंक टू बी हेल्ड in prescribed security, mostly government security. Apart from CR, every bank is required to maintain in India at the close business every day। ठीक है दोस्तों, जैसे उसका वर्किंग आवर खत्म होता है दोस्तों, उसके आधार पे SLR मेंटेन किया जाता है। ये मिनिमम पोर्शन ऑफ देयर नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी एज लिक्विडिटी एसेट इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है दोस्तों। अब ये किस फॉर्म में रह सकता है? कैश में, गोल्ड में, और अनइनकम्बेंट अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। ठीक है दोस्तों। इस तीनों के उसमें आप लोग RBI में रख सकते हो। जैसे आपको बोल दिया 8,000 करोड़ आपको SLR मेंटेन करना है, तो उसमें हो सकता है आपको 5,500 करोड़ जो है कैश में हो, और 200 करोड़ गोल्ड में हो। गोल्ड भी आप रख सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी है 100 करोड़ की, वो भी रख सकते हो। ये मिला के 800 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब आता है इक्विटी एंड डेप्ट मार्केट। मार्केटेबिलिटी, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, डिबेंचर एंड कन्वर्टिबल डिबेंचर इनेबल्स कॉर्पोरेट to raise debt while debenture holders enjoy very high liquidity। ठीक है दोस्तों। All securities quoted on stock exchange and freely bought and sold on these exchanges can be issued only after obtaining approval of the capital market regulator, मतलब सेबी। कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है दोस्तों? ये सेबी होता है। और अब इसमें क्या क्या आते हैं? स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स, इक्विटी एंड डेप्ट रेजर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। ठीक है दोस्तों। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर्स, डिपोजिटरीज। तो डिपोजिटरी के बारे में हम लोग देख लें। डिपोजिटरीज होल्ड सिक्योरिटी इन डीमटेरियलाइज। ठीक है दोस्तों, डीमेट फॉर्म में, एज अपोज टू फिजिकल फॉर्म। मेंटेनिंग अकाउंट ऑफ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट हु इन टर्न मेंटेन सब अकाउंट्स ऑफ देयर कस्टमर्स ऑन instructions of the stock exchange clearing house, supported by documentation, a depository transfer securities from the buyer to seller account in electronic form। ठीक है दोस्तों। ये जो डीमेट अकाउंट होता है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, और उसी के द्वारा आपके सेलिंग एंड परचेजिंग किया जाता है, बाइंग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आगे है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में दोस्तों, A mutual fund is a form of collective investment that pools money from investor। ठीक है दोस्तों। जो इन्वेस्टर्स हैं वे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। एंड इन्वेस्ट इन स्टॉक, डेप्ट एंड अदर सिक्योरिटी। इट इज़ ए लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ठीक है दोस्तों। ये अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम रिस्की होता है। म्यूचुअल फंड्स रिक्वायर द रेगुलेटर्स अप्रूवल टू स्टार्ट एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, इसमें भी रेगुलेटर की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। एंड कैश स्कीम टू बी अप्रूव्ड बाय द रेगुलेटर बिफोर इट्स लॉन्च। रजिस्ट्रार्स मेंटेन रजिस्टर ऑफ शेयर एंड डिवेंचर होल्डर्स एंड प्रोसेस शेयर एंड डिवेंचर एलोकेशन वेयर इशूड आर सब्सक्राइब। रजिस्ट्रार्स टू नीड रेगुलेटर अप्रूवल टू डू बिजनेस। ठीक है दोस्तों, इनको भी रेगुलेटर के अप्रूवल की ज़रूरत होता है। अब आता है दोस्तों इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरेडा। इट इज़ एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंश्योरेंस सेक्टर सुपरविजन एंड डेवलपमेंट। इट इज़ ए रेगुलेटर फॉर इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है, इरेडा क्या है? ये जो है, जो इंश्योरेंस बिजनेस में जो कंपनीज वगैरह हैं उनके कंट्रोलर होते हैं। और ये किसकी एजेंसी है? गवर्नमेंट की एजेंसी, बोथ जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस। इट रेगुलेट्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इंक्लूडिंग लाइसेंसिंग इंश्योरेंस कंपनी, framing regulation, approving product about the conduct of business, and
सुपरवाइजिंग ऑल इंश्योरेंस एक्टिविटी इन द कंट्री। ठीक है दोस्तों, इरडा के द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अब आता है दोस्तों, एक होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इंडिया में अभी इसका ज़्यादा चलन नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी है। द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया लिमिटेड, इंडियाज फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज, is the state of the art commodity futures exchange that facilitate online trading and clearing and settlement of commodities futures transactions, thereby providing a platform for risk management. The exchange, which started operations in November 2003, operates within the regulatory framework of the फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन। ठीक है दोस्तों, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसके द्वारा ये चलाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमारा ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम था दोस्तों। और इसका मेन जो है दोस्तों, आपको आ सकता है क्वेश्चन, आरबीआई का रोल, आरबीआई का रोल क्या क्या है। ठीक दोस्तों, और फाइनेंशियल मार्केट कौन कौन से हैं। ठीक दोस्तों, ये सारी चीज़ों पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, इस पर क्वेश्चन आंसर भी होगा दोस्तों। अब हम लोग अब क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है आरबीआई हैज़ डायरेक्ट सुपरविजन ओवर डिपॉजिटरी एंड म्यूचुअल फंड। ठीक दोस्तों, तो देखें इसमें जो म्यूचुअल फंड एंड डिपॉजिटरी है, इस पर आरबीआई का कंट्रोल नहीं होता दोस्तों, इस पर किसका होता है, सेबी का कंट्रोल होता है। आरबीआई कंट्रोल होता है बैंकिंग पे। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत है आपका, फॉल्स। मॉनेटरी कंट्रोल इज एक्सरसाइज थ्रू कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है दोस्तों, तो मॉनेटरी कंट्रोल 4 तरह से की जाती है, एक सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड एमएसएफ। तो इसमें ये दोनों दिया है, तो दोस्तों ये दोनों ट्रू हैं। ठीक है, अगला है प्राइमरी डीलर्स मेनली डील्स इन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड ईटीसी। ठीक दोस्तों, प्राइमरी डीलर क्या करते हैं, प्राइमरी डीलर्स जो है दोस्तों, वो केवल गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डील करते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में नहीं डील करते, तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। ठीक है दोस्तों, इशू एंड सर्विसिंग ऑफ गवर्नमेंट डेप्ट इज मेंटेन्ड बाय कमर्शियल बैंक। गवर्नमेंट डेप्ट कौन डील करता है दोस्तों, ये आरबीआई डील करता है, न कि कमर्शियल बैंक, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है दोस्तों, अगला है डिक्रीज इन एसएलआर कॉन्ट्रैक्ट द क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है दोस्तों, क्या है, द डिक्रीज इन एसएलआर कॉन्ट्रैक्ट्स द क्रेडिट क्रिएशन। नहीं दोस्तों, ये जो है फॉल्स है। जब डिक्रीज होगा एसएलआर तो क्या होगा, मतलब कम पैसे आपको रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास आपको कम पैसे रखना पड़ेगा ना। जैसे मान लो 23% है एसएलआर, आगे 20% हो गया, 20% हो गया, मतलब आपको कम परसेंटेज अपने एनडीटीएल का रखना पड़ेगा आरबीआई के पास, तो आपके पास ज़्यादा पैसे रहेंगे, तो आप लोग ज़्यादा एक्सपेंड होगा। ठीक है दोस्तों, इंक्रीज होगा, क्रेडिट क्रिएशन जो है इंक्रीज होगा, तो ये भी आपका फॉल्स है। अगला है दोस्तों, डिपॉजिटरी होल्ड सिक्योरिटी इन डीमेट फॉर्म या फिजिकल फॉर्म, डीमेट फॉर्म में रखता है। ठीक है, ये सही है दोस्तों। कैश रिजर्व रेशियो इज द मैंडेटरी डिपॉजिट टू बी होल्ड बाय द बैंक विथ आरबीआई। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, जो सीआरआर है ये वॉलंटरी नहीं है, मैंडेटरी डिपॉजिट है। आगे दोस्तों, द प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी फॉर नेटिंग एंड पेमेंट सिक्योरिटी डिलीवरी प्राइमरी डीलर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी डीलर क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदने बेचने का काम करता है, तो ये हो गया इसका सही। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी फॉर नेटिंग ऑफ पेमेंट एंड सिक्योरिटी डिलीवरी। ठीक है, अगला है दोस्तों, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आर कंट्रोल्ड बाय। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है दोस्तों, ये किया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एंड आरबीआई के द्वारा। और दूसरे जो हैं उसको अदर बैंक जो हैं अदर, उसको स्टेट गवर्नमेंट एंड नाबार्ड के द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं। ठीक दोस्तों, आगे है दोस्तों अगला क्वेश्चन, द लीजिंग हायरिंग परचेजिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग आर द डोमेन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज म्यूचुअल फंड कमर्शियल बैंक। ठीक है दोस्तों, ये एनबीएफसीज का काम है। ठीक है, ये रहा दोस्तों हमारा यूनिट 1। और अगर आपको हमारे इस वीडियो से जानकारी मिल रही है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।